के हौले हौले भगते सारे चोर, मारा बक्से पर ताला है, कुछ तो गड़बड़ घोटाला है, पेटी भरते ही जाए ये इनका तो बोल बाला है। कहते हैं नीट इज नॉट अ कमर्शियल एग्जाम, इट इज अ प्रोफेशनल एग्जाम। झूठ बोलते साले चोर चोर कट। घूस को डाले लीक करा ले सिचुएशन बड़ी लॉल, खुलती ना इनकी पोल, रंगे हाथ जो पकड़ा जाए वो बंदा भूसकोल, चोर भी जिससे खाए चकमा वो सबसे अनमोल, कुर्सी है सबकी नरम नरम बड़ा लंबा चौड़ा जोर, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर, अरे मिली भगत है बड़ी सुपर डुपर, सांप के मुंह में है फंसा चुचुंदर, सिस्टम में ब्लंडर बाय रिस्पेक्टेड बंदर, बगल में पुल फंसा है पुतला नेता का खड़ा है, इन ठगियों के हाथों अरबों का दान हुआ है, सब अगड़म बगड़म पर खूब है तिगड़म, कोई ना पकड़े समस्त कलंदर, समस्त कलंदर, समस्त कलंदर, समस्त रखिए बाला बस रे, किधर सुमड़ी में घुस गए तुम लोग। अरे अपने वाला गाना गाओ ना, बोले तो अपने वाला टूर। ए मखिया, हाँ गा रे। कोई ना पकड़े समस्त कलंदर, समस्त कलंदर, समस्त कलंदर, समस्त कलंदर। सुन सुन, कौन है कौन है? कौन हो तुम? चोर हूँ। कोई एतराज है आपको? जानते नहीं मैं जज हूँ। इसका मतलब कोई गलती नहीं हुई। क्या कर रहे थे तुम? चोरी। जज के यहाँ चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? चोरी तो चोरी है, फिर चाहे करोड़पति के यहाँ हो, थानेदार के यहाँ या जज के यहाँ। तुम्हारे पास छुरा तो नहीं है? चोर हूँ साहब, हजाम नहीं। तुम छुरा नहीं रखते? वो हमारे उसूल के खिलाफ है। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। 100 डायल कीजिए। अगर वो नंबर ना लगे 217 435 डायल कीजिए। असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर का नंबर है। मेरा ख्याल है आप यही नंबर डायल कीजिए। आखिर आपका ओहदा जज का है। 1 मिनट सर, आपको यह भी तो बताना होगा कि चोर के साथ माल बरामद हुआ है। यह सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा। मैंने आपके किसी सामान को नहीं छुआ है। हाँ कहिए। उसने एक घड़ी चोरी की है। बाय द वे, कितने की होगी सर? मैं नहीं जानता। आपकी घड़ी और आप ही कीमत नहीं जानते। खैर, समय की कीमत तो आप जानते ही हैं, पर मेरे लिए इसकी कीमत लगानी जरूरी है। 1000? ये घड़ी मैंने नहीं खरीदी। तो कहां से मिली? तुम पूछने वाले कौन होते हो? मुझे इसकी कीमत लगानी है, बताइए ना। तुम्हारे पास छुरा तो नहीं है? कहिए तो कपड़े उतार दूं। मैं अपने उसूलों के खिलाफ काम नहीं करता जज साहब। ये घड़ी मुझे शादी के समय ससुराल से मिली थी। तब तो अनमोल है। आपने अनमोल घड़ी नाम की फिल्म देखी थी? अरे आपके जमाने की है, सुरेंद्र और नूरजहां। मैं फिल्में नहीं देखता और हिंदी फिल्में तो भूलकर नहीं देखता। इसीलिए आपका जनरल नॉलेज काफी कमजोर है। खैर, आपकी उम्र को देखते हुए लगता है कि आपकी शादी 20 साल पहले हुई होगी। 27 साल पहले। 27 साल पहले?
तब तो आप पढ़ रहे होंगे। तुमसे मतलब? खैर, आपके माँ बाप समझदार थे। शट अप! आई एम सॉरी सर। तो आपकी घड़ी उतनी ही पुरानी है जितने हमारे कानून। 27 साल तो बहुत होते हैं। आपको नई घड़ी खरीद लेनी चाहिए थी। मेरी हैसियत नहीं थी। वो तो मैं देख ही रहा हूँ। आपके घर में तो कुछ नहीं है। एक कोर्ट के ओवरसीयर के घर के जितना सामान भी नहीं है। सर, आपको हिंदी फिल्में जरूर देखनी चाहिए। क्या ठाट से रहते हैं फिल्मी जज। 5-5 नौकर, 2-2 गाड़ियां, एकदम धमाल। मैं तो उसी इंप्रेशन में था। और आपके यहाँ आपको तो कुछ और होना चाहिए था। खैर, आपकी घड़ी चुराने से तो कोई बात बनी नहीं। ज्यादा से ज्यादा 600 रुपए। ये उसकी ओरिजिनल कीमत है। तब तो 300 रुपए। चोरी कम से कम 1000 से ऊपर होनी चाहिए। सड़क पर की तो ज्यादा से ज्यादा 3 साल। किसी बिल्डिंग, टेंट या जहाज पर की तो ज्यादा से ज्यादा 7 साल। तुम तो कानून भी जानते हो। मजबूरी है सर। कानून कौन जानता है? एक वो जो उसे बनाता है, लेकिन वो बहुत जल्दी खुद ही भूल जाता है। दूसरा कानून बनाने की जल्दी होती है ना सर। दूसरा वो जो उसे तोड़ता है, यानी मैं और मेरे छोटे बड़े जात भाई। तीसरे पुलिस दरोगा वगैरह कानून नहीं जानेंगे तो बेचारे दफा वफा कैसे लगाएंगे। और चौथे वकील, उनका तो धंधा है बेचारों का। और मैं? आप लोग तो खैर जाते ही हैं, नौकरी जो ठहरी। बताइए ना, मैं आपके यहाँ से क्या चुरा लूं कि बरामद माल की कीमत 1000 से आगे निकल जाए। तुम 1000 रुपए पर इतना जोर क्यों दे रहे हो? ये सवाल आप पूछ रहे हैं। 1000 से ऊपर की चोरी में समझौता नहीं हो सकता सर, यानी सजा पक्की। मैंने बाकी बातें तो फिट कर ली है। बिल्डिंग में चोरी, जज के यहाँ चोरी, ज्यादा से ज्यादा सजा पक्की। अब रहम सिर्फ माल की कम कीमत को देखते हुए हो सकता है। फिर मैं चोर हूं सर, भुट्टा चोर नहीं। अभी तो मैंने फोन भी नहीं किया और तुम ज्यादा से ज्यादा सजा की बात करने लगे। इस बार मैं गलती नहीं कर सकता। वकील साहब ने पूरा प्लान बना के दिया है। डोंट टेल मी दैट। चोरी करने से पहले वकील की सलाह। अभी इस देश की हालत इतनी भी खराब नहीं हुई। आप विश्वास नहीं करते तो मैं क्या करूं? पिछले महीने तक वकील साहब और मैं साथ थे। रोज का हमारा उठना बैठना। मस्त आदमी है साहब। बाहर होता तो जाने कितना कमा लिया होता। मतलब? वो आजकल अंदर है। 5 साल के लिए मैं भी तो उधर ही। अरे पिछले महीने तक। यानी जेल का वकील? जेल का नहीं, जेल में वकील। जेल में तो सभी होते हैं सर, आप ही तो भिजवाते हैं उनको। डॉक्टर, इंजीनियर, बैंक वाले, अफसर, बाबा, नेता नहीं। नेता नहीं जाते। लेकिन वकील वहां कैसे पहुंच गया? लंबा किस्सा है, आपको फोन भी तो करना है। रात बहुत हो गई है, सवेरे उठकर फैसला भी तो सुनाना है आपको। फैसले के बारे में तुम्हें कैसे मालूम? पिछले हफ्ते ही तो आपने अदालत में ऐलान किया था, वो ट्रक एक्सीडेंट वाला केस। लेकिन तुम? मैं पिछली 3 पेशी से बराबर अटेंड कर रहा हूँ वो केस। लेकिन मैंने तो तुम्हें नहीं देखा। कानून तो अंधा होता है ना सर। क्या? आप पूछ रहे थे ना वकील साहब अंदर कैसे गए। जवानी भी अंधी होती है साहब। पड़ोस की एक नाबालिग लड़की के साथ गड़बड़ कर बैठे। कोशिश तो बड़ी की पर फंस गए। जेल में बड़े काम के आदमी हैं, ऐसी सलाह देते हैं कि क्या कहें। हमारी बैरक में थे। अब आज का पूरा प्लान उन्हीं का बनाया है। लेकिन तुम्हें जेल जाने की इतनी जल्दी क्यों है? आपको सवाल पूछने की इतनी पड़ी क्यों है? जेल अपना घर है, अब बाहर मन नहीं लगता। हर बार छूटो तो 17 मुसीबतें। फुटपाथ पे सोवो, बरसात आए तो हालत पतली। उधर छप्पर है सर, बाहर कोई काम नहीं देता। चोर को भला कौन काम देगा? कई बार भूखों मरने की बारी आ जाती है। उधर कोई दिक्कत नहीं, सरकार पूरा ख्याल रखती है। अगर बाहर निकल के फिर चोरों की बस्ती में ही रहना है तो अंदर क्या बुरा है? फिर आप तो अपने साथी संगी भी उधर है सर। जेल के बाहर निकलते ही जी घबराने लगता है सर। तो तुम्हारे दोस्त वकील साहब ने क्या प्लान बनाया? बाय द वे, तुम्हारा नाम क्या है? नाम तो अपना राजकुमार है सर, लेकिन लोग राज कहते हैं। वकील साहब के प्लान की बात पूछ रहे थे ना। बात ऐसी हुई सर, वकील साहब ऐसी तरकीब बताओ कि जेल से निकलते ही हम 15 दिन के भीतर वापस आ जाएं। सीधा किसी जज के घर में चोरी कर, कम से कम उसका नाटक कर। जज सीधा पुलिस तुरा फोन करेगा, उसकी गवाही दे एक पेशी मामला निपट जाएगा। घने तो घना सजा होगी, 10-15 दिन में मामला खलास। बस वो एक बात बार बार बता रहे थे, चोरी 1000 रुपया तो ऊपर की होनी चाहिए। हाँ। और यहाँ आके सब गड़बड़ हो गया। जबकि ये घड़ी सोचता था कम से कम 600 की पर निकली
बताइए ना कौन सी चीज उठाऊं कि बरामद माल की कीमत 1000 से आगे निकल जाए। जरा सोचने दो। आपका फ्रिज और टीवी छोड़ दे क्योंकि उनका वजन बहुत भारी है। जरा सोचने दो। कल रात आया मेरे घर एक चोर, आके बोला दे दे मुझे जो भी है ते। कमाल है, 1000 रुपए की कोई चीज ही नहीं है आपके यहाँ। वही तो सोच रहा हूं, ऐसा सिंगल आइटम जिसकी कीमत 1000 रुपए से ज्यादा हो। एक काम करो, किचन में मिक्सी रखी है। बिजली की चक्की ना, अंदर भी चक्की बाहर भी चक्की ना, कुछ और तो कुछ याद नहीं आता। उम्र हो गई है आपकी। 8-10 किताबें, 1000 रुपए हो जाएगा। किताबों की चोरी, केस कमजोर हो जाएगा साहब। ये कैसा रहेगा सर? वापस से खबरदार से हाथ लगाए तो अभी फोन करके अंदर करवा दूंगा। तब तो ये ठीक रहेगा। आपको कितना गुस्सा आ गया एकदम, यानी ये चीज आपको जान से प्यारी है। मेडल सोने का है सर, मेरा मतलब समुच्चा सोने का। हाँ, तब तो कम से कम 10,000 का हुआ। कब मिला था आपको? कानून के इम्तिहान में? मुझे नहीं मिला था। तो शादी का मेडल? मेरे लड़के को मिला था। इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया था। आजकल कहाँ है वो? अमेरिका चला गया है। सब होशियार लोग उधर चले जाते हैं। नहीं। दुबई, कनाडा, होनोलुलु, ब्राजील, फिजी, नेपाल, मालदीव, लक्षद्वीप। अब वो बहुत दूर चला गया। आई एम सॉरी सर। घड़ी से ही काम चला लेते हैं। वकीलों की सलाह गलत हो जाती है कभी कभी। तो डायल कीजिए नंबर 100। कहिए आपके घर में चोर घुस आया है, उसे आपने माल समेत पकड़ लिया है। लेकिन एक बात, मुकदमा खत्म होने तक घड़ी पुलिस के कब्जे में रहेगी। तब तक आप क्या करेंगे? घड़ी के बिना तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। नहीं नहीं, ये तो गड़बड़ है। रखिए अपनी घड़ी। लेकिन फोन पर क्या कहूं? अब देखिए ना, सड़क पर किसी का कुछ छीन लो तो बस चोर 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 की बम मच जाती है। पकड़े गए तो उस समय लोग बहुत मारते हैं। उस समय हर कोई शेर हो जाता है। उस मार से तो 6 महीने जेल जाना बेहतर। उसके बाद पुलिस कस्टडी, फिर अदालत पेशी। बड़ा वक्त लग जाता है, बड़ी तकलीफ होती है। वकील साहब की सलाह से सोचा काम आसान हो जाएगा। फोन कीजिए ना। लेकिन तुमने जो कुछ भी किया उसे चोरी कैसे कहूं? मेरे सामने घड़ी उठाई, फिर उसे वापस कर दिया। मेरे सामने मेडल उठाया, वो भी वापस कर दिया। तुम्हारे पास छुरा भी नहीं है। लेकिन मैं आपके घर में चोरी करने के इरादे से घुसा था। बताइए घुसा था या नहीं? नहीं, तुम सिर्फ जल्द से जल्द जेल जाने के इरादे से घुसे थे। वो तो सही है, पर यह भी सही है कि मैं गैर कानूनी ढंग से आपके घर में घुसा था। मैंने कानून तोड़ा है। मैंने ये रैक जानबूझकर खोलने की कोशिश की थी, जिससे कि आपकी नींद टूट जाए और आप मुझे पकड़ ले। हाँ, तुम पर किसी के घर में गैर कानूनी ढंग से घुसने का आरोप लगेगा। तो फोन कीजिए। आपको सोने में नाहक देर हो रही है। आप लोग रेगुलर लाइफ वाले हैं। कीजिए ना फोन। फोन तो करूंगा ही, छोड़ थोड़ी दूंगा। लेकिन सोच रहा हूं अदालत में गवाह के रूप में क्या बताऊंगा। वो तो बड़ा आसान है सर। इतना ही तो कहना है आपको कि फला फला तारीख को फला फला बजे मैं सो रहा था। इतने में धब से आवाज हुई, जैसे कोई खिड़की से कूदा। मैंने बत्ती जलाई पर वहां कोई नहीं था। बाय द वे, उस समय तो कहां थे? आपके पलंग के नीचे। आगे आप कहेंगे। इसके बाद मैं आकर सो गया। थोड़ी देर बाद अलमारी खुलने बंद होने की आवाज हुई। मैंने बत्ती जलाई, मैं चौंका।
ये आदमी खड़ा था। इसने कहा, खबरदार हल्ला गुल्ला किया तो वरना ये धरती तुम्हारे सिर के टुकड़े 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 कर देगी। मैं डर गया, चुप रहा। इसके बाद ये खतरनाक आदमी मेरे घर की तलाशी लेता रहा, लेकिन जब ये किचन की ओर गया तो मैंने इसे भीतर धकेल कर किचन का दरवाजा बंद कर दिया और सीधे पुलिस को फोन किया। My lord, अगर मैं हिम्मत से काम नहीं लेता उस दिन तो ये खतरनाक चोर जाने क्या कर बैठता, कोई शक? My lord, ऐसे खतरनाक लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होनी ही चाहिए, कोई शक? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हैं? स्टोरी तो बनानी ही पड़ती है। चोर है तो वो खूंखार नजर से जरूर देखेगा, मारने की धमकी जरूर देगा। चोर जब पकड़ा जाता है तो पकड़ने वाले की चालाकी, होशियारी का जिक्र जरूर आता है और फिर वो आखिरी अपील। ऐसे खतरनाक लोगों को, समाज के दुश्मनों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ये सब झूठ है। स्टोरी तो ऐसे ही बनती है साहब। आपको भी तो हर मुकदमे में दो स्टोरी सुननी पड़ती है, एक सरकारी वकील की, दूसरे बचाव के वकील की। एक कहता है यानी मार ले, दूसरा कहता है, ना मारा जज साहब, यो तो कहती गऊ आदमी है जी। एक कहता है, यानी चोरी के लिए दूसरा कहता है, ना करी जज साहब, माँ की सू। इसके कुत्ते ने पड़ोसी की कुतिया को प्रेग्नेंट किया। जज साहब, इसके कुत्ते की तो मैं नसबंदी करवा के लाया था जी। इसने भगवान का मुकुट चुरा कर पौआ पिया है। गंगा जल था वो। नौकरी देता हूँ ये कहकर इसने भारत के नौजवानों को रशिया और यूक्रेन के युद्ध में भेज दिया। जज साहब, यो बेचारा खुद रसियन की तलाश में रहे है। माय लॉर्ड, ये पांडु, इसने 10वीं का एग्जाम 3 बार दिया, फिर भी पास नहीं हुआ। इसने नीट के एग्जाम में घपला करवा दिया। जज साहब, इसने कहते नीट पैग नहीं दिया, घपला क्यों करवा दिया? घपला किया है। अरे तेरा समझ में आती है एक बार और में? खोटा बोलते हैं माय लॉर्ड। तेरी छाती में लात मारूंगा। ये कसली भाषा है। रे रंपड़ गंडा से गाड़ी के रे। ये कोर्ट है, आपका तबेला नहीं। अरे तेरे काटूंगा। माय लॉर्ड, आई हैव स्टडीड लॉ फ्रॉम मेलबर्न यूनिवर्सिटी। मैं भी केंद्रीय विद्यालय का पढ़ा हूँ। दिख रहा है। अरे तू चुप हो जिया, ने दिमाग ना खराब ये कर। आपका कोठा नहीं है। कोठा में मुजरा गिर लग रहा हूँ जज साहब। अरे मुजरा थाम तुला लाउडियर नाचो। अरे जो जो ऑर्डर करता रहो, तू पिटता रहो What साले। kind of- what अरे kind तू of- चुप हो जिए। What kind of अरे दिमाग behavior is खराब this? ना कर। Sorry my lord। माफी जी। और आपको पकड़नी पड़ती है असली स्टोरी। अब मेरे मामले में स्टोरी ही नहीं होती तो बनानी पड़ती है। उधर अपने दोस्त इंतजार कर रहे हैं सर, आपका बहुत टाइम ले लिया, फोन कीजिए ना। नहीं वैसे ही बैठो। 100। 100 एंगेज है। पुलिस का नंबर एंगेज कैसे? वो तो होगा ही। आप 217 435 ट्राई कीजिए। इसमें भी नो रिस्पॉन्स। लगता है सो गए। आपके पास गाड़ी है? नहीं, जज हो के आपके पास गाड़ी नहीं, बस से जाते हैं। सरकारी गाड़ी आती है, गाड़ी का क्यों पूछ रहे हो? एक आइडिया आ गया था दिमाग में। आप अगर अपनी गाड़ी में बिठाकर मुझे सीधे पुलिस स्टेशन ले जाते तो कैसा रहता? यहाँ से काफी दूर है, वरना पैदल ही चले चलते। आप कहें तो ओला बुक करूं? नहीं, तुम बैठो। लेकिन कहता हूं ना, बैठो। एक बार फिर से फोन ट्राई कीजिए ना। बार बार बोलने की जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगा। लेकिन तब तक मैं क्या करूंगा? जो मैं पूछता जाऊं उसका जवाब दोगे। अदालत की कार्रवाई? नहीं, तब कहता हूं ना, बैठो। और जो मैं पूछता जाऊं उसका जवाब दो। आप बुरा ना माने तो एक सवाल मैं पूछूं। पूछो। घर में आप अकेले हैं? हाँ। चाची कहाँ है? फूफी? मिसेस जज, माफ कीजिए, मेरे कहने का मतलब अब आप जज हैं। समझ में नहीं आता क्या कहूं उनको।
चोर हूं ना। वो भी नहीं है। 5 साल पहले वो भी बीमार थी। नहीं, लड़के के जाने का गम सह नहीं सकी। बड़ी दिक्कत होती होगी ना। नहीं, कुछ खास नहीं। नौकर है, दिन भर रहता है, रात को चला जाता है। बहुत अकेला महसूस होता होगा ना। सवाल मैं पूछने जा रहा था, पूछने लगे तुम। किचन में सामान हो तो एक कप। बहुत बेशर्म हो। जाओ बना लो। आपके लिए भी। नहीं, फिर नींद नहीं आएगी। अब नींद का वैसे भी कहाँ सवाल, जब तक मेरा निपटारा आप नहीं कर लेते। जाओ बना लो। आप चाहें तो पीछे से आकर किचन का दरवाजा बंद कर सकते हैं। मतलब पुलिस के आने के बाद खोलेंगे, बात जल जाएगी। पुलिस का आने तक तुम क्या करोगे किचन में? और क्या करूंगा, चाय बनाकर पीऊंगा। अगर कुछ खाने का होगा तो खाऊंगा। इसके बाद भी पुलिस नहीं आई तो सो जाऊंगा। ये चोरी जैसी बात को इतना नॉन सीरियसली कैसे ले सकते हो? आदत पड़ गई है सर, हर बार एक नया अनुभव। 11वीं चोरी है मेरी। एक बार ऐसा ही हुआ, एक फिल्म प्रोड्यूसर के यहाँ घुसा। वो चोरी मैंने बड़े सिस्टमेटिक ढंग से की थी। अब ये मत कह देना कि जेल में तुम्हारे साथ कोई प्लानिंग एडवाइजर भी था। हर आदमी वक्त पर नहीं मिलता सर। तो मैंने बड़ी प्लानिंग की थी। फिल्म प्रोड्यूसर के नौकर को पटाया। बंबई आया था हीरो बनने, बन गया प्रोड्यूसर का नौकर। उसे अच्छे होटल में ले गया, खाना खिलाया और धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाई। फिर हम दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ। चोरी के माल में 50-50। काम ठीक ते हो गया तो मैं खुद प्रदूषण बंदा हूंदा। बन जाओ, अपने बाप का क्या जाता है। हमें तो मतलब है अपने 50% से। तितन में लॉफ्ट ते नीते तम ते तम 2 तलोल पे नोती नोट। जब नौकर को जगह मालूम थी उसने खुद क्यों नहीं चुरा लिए? हिम्मत आइए दल हिम्मत। हिम्मत होती तो मैं नेता नहीं बन गया होता, नौकर तो बना लेता। उसकी जानकारी मेरी हिम्मत। फला फला ताली तो मालिक फला फला पाती में डायदा। पाती का मतलब हम ते तम तो बदे। उन दिनों ती थलवाली और इकलौती बेटी स्विट्जरलैंड आए होंगे। उना थल मैंने दामाद बनने की बहुत तो दिल करी, बन नहीं पाया। और प्रदूषण जरूर बनूंगा। बात बन गई और मैं करीब 11 बजे पहुंचा। सीधा किचन में गया। जानकारी एकदम सही थी। धीरे धीरे मैं लॉफ्ट के नीचे के हिस्से को खोला। वहां एक स्टील का बड़ा सा कैबिनेट था। कितने रुपए थे? गिनता कौन है, लेकिन थे सब 500-500 के नोट। इसके बाद क्या हुआ? लीजिए, आपको भी मजा आने लगा ना। चोरी, बलात्कार, हत्या, पॉलिटिक्स, लिव इन रिलेशनशिप, मंदिर, मस्जिद, इनके बिना कोई अखबार चल ही नहीं सकता। खैर, मैंने बड़ी सूटकेस में वो नोट भरे। टाइम था, इसलिए फ्रिज खोलकर एक बोतल बियर पी। फ्रिज में इतना खाना पड़ा था कि क्या बताऊं। इसके बाद चलने को हुआ और बस यही गड़बड़ हो गई। टाइम टेबल फिस, प्लानिंग का बाधा बच गया। वो फिल्म प्रोड्यूसर आ गया। काफी पिए हुए था। अपनी किसी नई फिल्म की गाने का रिमिक्स गुनगुना रहा था। इसके बाद क्या हुआ? मैं सटकने की तैयारी में था, लेकिन उसने देख लिया मुझे। उसने बिल्कुल आपकी तरह पूछा, कौन हो तुम? हिम्मत से काम लेते हुए मैंने कहा, उसके होश फाख्ता हो गए। वो चीखने को ही था। मैंने कहा, शट अप! लोग इकट्ठा हो जाएंगे, तब ये 2 करोड़ सबकी नजरों में आएंगे। इनका हिसाब कहां से दोगे? शट अप! पता नहीं मेरी बात का जादू कैसे चल गया। मैंने तो घुप्पल मारी थी। एक अखबार में पढ़ा था कि ब्लैक मनी वालों के यहाँ चोरी हो जाती है तो रिपोर्ट में बहुत कम पैसा लिखवाते हैं। तो क्या वो चुप हो गया? उसने किचन का दरवाजा बंद करने की कोशिश की। मैंने कहा, अदालत में आई दिस हाउस टू खोखा चुराइंग, पैसा छुपाइंग, पुलिस स्पेस बताइंग।
इतना सुनकर उसने दरवाजा नहीं लगाया सर, मुझे इज्जत से बाहर बुलाया। कम आउट। मैं भी अकड़ कर बाहर आया, बोला सी माय पॉकेट रिवॉल्वर। आप तो जानते हैं मैं ऐसी डेंजरस चीज रखता नहीं, सिर्फ धमकाने के लिए। तुमने मुझे क्यों नहीं धमका? आपके यहाँ आने का मकसद तो जल्दी जेल जाना है, आपको धमकाने से क्या फायदा? आगे क्या हुआ? उसने फोन किया होगा ना पुलिस को? फोन की अच्छी याद दिलाई, आप कीजिए ना फोन 100 या। पहले अपनी बात पूरी करो। मेरी बात में इंटरेस्ट आ रहा है। हाँ, हाँ तो साहब हम लोग ड्राइंग रूम में आ गए। ड्राइंग रूम क्या था साला, मैं सॉरी सर, मुंह से आखिर साला निकल ही गया। काफी देर से इसे टालने की कोशिश कर रहा था। उसने मुझसे कहा सूटकेस मुझे दे दो, मैं मामले की रिपोर्ट नहीं करूंगा, तुम जेल जाने से बच जाओगे। उसने ऐसा कहा? मुझे 1 मिनट में समझ में आ गया सर, 1 चोर नहीं 2 थीफ बात कर रहे थे। तो मेरा ताव खाना स्वाभाविक था। मैंने कहा हिम्मत है तो फोन करो, करो पर पुलिस कमिंग। 2 करोड़ की चोरी की रिपोर्ट लिखेंगे, सेकंड डे न्यूज़पेपर में न्यूज, फिर कमिंग इनकम टैक्स वाले पूछेंगे इतना ब्लैक मनी वेयर, व्हाट बको 2 करोड़ ब्लैक मनी, 60 lakhs tax going plus GST, baching what ठुल्लू, परेशानी होइंग separate, पिक्चर लुकिंग separate, what do you do? इसके बाद क्या हुआ? होता क्या साहब, उसके माथे पर पसीना आ गया, हाथ पांव कांपने लगे। मैं समझ गया साला, सॉरी सर, अब फंस गए निचोड़ो। आखिर मैंने कहा तुम फोन नहीं करते तो लो मैं करता हूँ। फोन नहीं, जेल जाने से डरता कौन है? मार दूंगा मैंने कहा साले, सॉरी साले, मैं सीधे पुलिस कमिश्नर और इनकम टैक्स दोनों को फोन करूंगा। जब मैं अंदर तो उधर तुम अंदर। मैं मार दूंगा। इसके बाद उसने क्या बोला? उसने कहा Let us compromise। यानी समझौता करे। उतनी अंग्रेजी मैं समझता हूँ, तो कंप्रोमाइज क्या हुआ? उसने कहा हीरो बनेगा। मैं बनूंगा, ये तो तौल है, मुझे बना दो। बैंग बैंग थड़ी, मुझे तो नीति की तरह डांस भी करना आता साथ है। में नूरा फतेही, जेनिफर लोपेज, किम कार्दाशियन, आउटडोर शूटिंग, मुझे बना दो। डबल रोल। हे अब न्यूनतम से न्यूनतम 5% होना चाहिए, लिटिल 5%। मैं जानता था कि वो देगा, उसका बाप देगा। उसने 10 लाख रुपए दिया क्या तुमको? दिया क्यों नहीं, हमने अटैची से 10 लाख रुपया निकाला, टेलीफोन का तार काटा, दरवाजा बाहर से बंद किया, उसका गुड नाइट बोल के बाहर आया। हमको बिना चोरी किए 10 लाख रुपया मिला। तुमने चोरी की है? और उसने क्या किया था? बिजनेस। वो चाय वाली बात रही गई सर, मैं चाय बनाता हूँ, आप तब तक फोन कीजिए। फिर तुमने उस 10 लाख रुपए का क्या किया? मैं जानता था ये सवाल आप जरूर पूछेंगे, यानी स्टोरी फिर फ्लैशबैक में जाएगी। फ्लैशबैक वाली स्टोरी से साहब मैं तो बहुत बोर होता हूँ। कहानी वो है जो आगे बढ़े, हिस्ट्री वो है जो पीछे। जाओ चाय बना लो। आपके लिए भी। हाँ आप चीनी लेते हैं या नहीं? हाँ लेता हूँ। नंबर लगा। कोशिश कर रहा हूँ। मैं थोड़ी सी मलाई खा लूं सर? हाँ खा लो। ये इतनी पुरानी सेवैया क्यों रख छोड़ी है आपने? रहने दो उन्हें। सर 100 या 217 435। कोशिश कर रहा हूँ। 2-4 बिस्कुट खा लूं सर? हाँ खा लो। हेलो हेलो, आप किससे बात करना चाहते हैं? किरण वाला से? नहीं, नो नो नो, यहां कोई किरण वाला नहीं है। हाँ ना ना, नंबर सही है लेकिन मैं उसका, प्लीज प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। किसी का टेलीफोन था? रॉन्ग नंबर। अपना नंबर? नहीं लगा। आज सब पुलिस वाले सो गए हैं क्या?
सुनेंगे। ये कमबख्त फोन लग जाता तो आपको भी छुट्टी। तुमने उन 5 लाख रुपए का 10 लाख रुपए का क्या किया? 5 लाख तो उस नौकर को दे दिया। प्रॉमिस था, प्रॉमिस। आखिर अपना भी कोई उसूल है। तुम्हारे मन में बेईमानी का कोई ख्याल नहीं आया? क्यों आता? 10 लाख की रकम के बावजूद? कानून क्या छोटी बेईमानी और बड़ी बेईमानी में फर्क करता है साहब। मैंने 500 की चोरी की तो भी 6 महीने, और 20,000 की चोरी की तो भी 6 महीने। बेईमानी तो साहब बेईमानी होती है। अब एक बार हुआ ये कि मैं एक तुमने वो बचे हुए 5 लाख रुपए का क्या किया? किस्सा जरा लंबा है और उतना थ्रिलिंग भी नहीं है। क्या करेंगे सुनकर? नहीं, मैं सुनना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपने मेरे किस्से सुने तो अदालत में आपकी गवाही पर उनका असर हो जाएगा। सबसे बड़ा खतरा यह है कि आपको मुझसे हमदर्दी हो जाएगी, फिर अदालत मेरी सजा कम कर देगी, और यही तो मैं नहीं चाहता। मेरी गवाही पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप कभी गवाह के कटघरे में खड़े हुए हैं? नहीं। तो आपको उसका कोई तजुर्बा नहीं है। गवाही देने के लिए भी तजुर्बे की जरूरत पड़ती है साहब। अब एक बार हुआ ये, मैं एक घर में घुसा। घुसना ही पड़ता है। इधर उधर देखा, घिसा पिटा फर्नीचर, बाहर खिड़कियों पर सूखते कपड़े, किचन में एल्युमिनियम के 4 बर्तन। मैं धीरे धीरे बेडरूम की तरफ बढ़ा। मैं जानता था लोग अपना असली माल बेडरूम में ही किसी स्टील अलमारी में रखते हैं। तो तुम वापस चले आए होंगे? मैंने बेडरूम के दरवाजे पर कान लगाए। अंदर से आवाजें आ रही थी, एक औरत और एक पुरुष की। पति पत्नी होंगे। यही तो आपका जजमेंट गलत हो गया। बात ऐसी कुछ थी, अब क्या कहूँ, आपकी उम्र, आपका औहदा, कैसे कहूँ कुछ समझ नहीं आता। कहो ना। इसे रहने दीजिए, मैं उन 5 लाख के इस्तेमाल के बारे में बताता हूँ। नहीं, पहले से बताओ। बात जरा भद्दी है, लेकिन आप तो ऐसे कई मामले सुन चुके हैं, इसलिए आपको उतनी भद्दी ना लगे। तुम बताते क्यों नहीं अंदर से कौन कौन सी आवाजें आ रही थी? पुरुष कह रहा था, डार्लिंग, मोहब्बत करने वालों का तो खुदा भी इंतजाम कर ही देता है। देखो ना, तुम्हारे घर वाले की नाइट शिफ्ट लग जाती है, वरना ये जन्नत का सुख कहाँ से मिलता? इस पर उस औरत ने कहा, सर मेरे डैश डैश, मेरे डैश डैश, मेरे डैश। ये डैश डैश क्या है? ये अल्फाज आपकी उम्र के लायक नहीं है। मैं सुनना चाहता हूँ। सुनना चाहते हैं तो सुनिए। हाँ, बताओ। मेरे राजा, मेरे बालम, तूने ही मुझे चरम सुख दिया। मेरे बिग डैडी, वो तो साला बस यूं ही है, दारू पी कर आता है और अपने दोस्तों को बताता है कि वो जहाँ भी जाता है साली औरत उसके पीछे पड़ती है। साला अपनी कमजोरी को छुपाकर मरता नहीं, इससे करता है। तूने राजा मुझे सुख दिया है, चरम सुख, बड़ा बड़ा। तो बातचीत चलती रहेगी, तुम सुनते रहे। ऐसी इंटरेस्टिंग बातचीत कौन नहीं सुनेगा सर? चोरी तो लगी रहती है। लेकिन दरवाजा तो अंदर से बंद था, तुम चोरी कैसे कर सकते थे? यही जनरल नॉलेज काम आता है। बातचीत से एक बात समझ में आई, वो औरत पास के ही किसी मकान में रहती थी। उसका मर्द नपुंसक था। ये आदमी उसे साड़ी पहनाता, जेवर पहनाता, उसके बाद श्रृंगार करता। लेकिन इस जानकारी का क्या फायदा? फायदा साफ था, वो थोड़ी देर बाद बाहर जरूर आता, अलमारी वैसी ही खुली छोड़ता, फिर उस औरत को पहुंचाने जाता। मेरे लिए मौका अपने आप बन जाता। तो क्या तुम्हारा अंदाजा सही निकला? बेशक, वो बाहर निकला, उसके साथ औरत भी। मैं एक और दुबक गया। दोनों हंसते खिलखिलाते दरवाजे के बाहर निकले। मैं अंदर गहने उठाए और बाहर निकल आया। कोई 5 लाख का माल था। तो इसमें गवाही में क्या फर्क पड़ा? तुम तो पकड़े ही नहीं गए। पकड़ा कैसे नहीं गया सर? उस गधे ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, गधापन आगे बढ़ा। पुलिस को तो आप जानते ही हैं, जिसको पकड़ना चाहती है उसको पकड़ लेती है, जिसको नहीं पकड़ना चाहती वो। चोरी का माल बेचते समय में हाथ लग गया। लेकिन इसका गवाही से क्या संबंध? गवाही होने से पहले उस औरत का मर्द हवालात में मुझसे मिलने आया। वो, जी हाँ, वो मेरे हाथ पांव पड़ने लगा, कहने लगा, भैया, तुम
मेरी औरत और उस आदमी के रिश्ते के बारे में कुछ मत बोलना, मेरी बड़ी बदनामी होगी, मैं समाज की निगाहों में गिर जाऊंगा, मेरी कमजोरी जग जाहिर हो जाएगी। भैया मेरी इज्जत बचाओ। नाहक उस औरत पर गैर वफादारी का एक मुकदमा और चल जाता। मैंने भी सोचा अगर एक नपुंसक आदमी ने एक औरत को धोखा देकर उससे शादी की तो उस औरत ने धोखा देकर शरीर का सुख उठा लिया तो उसमें बुराई क्या? वो हरामजादा। मुंह से गाली निकले तो कितनी राहत मिलती है ना सर। खैर सजा तो उतनी ही होती जितनी बताने पर होती। खैर मैंने गवाही में इस सब का जिक्र ही नहीं किया, झट से स्टोरी बनाकर सुना दी। सरकारी वकील खुश, अदालत भी खुश, मियां बीवी और यार भी खुश, चारों ओर खुशी ही खुशी। मैं झूठा चोर नहीं हूँ, मैं झूठा चोर नहीं हूँ, जंगल में जो है नाचा मैं वो मोर नहीं हूँ। अब किसने देखा उसको चुप चुप के नाचा वो तो, हमने जो हाथ लगाया क्यों करके पकड़ा हमको, कद्दू जो कटता है तो पड़ता है सब में वो तो। ऑर्डर ऑर्डर। दो मुँहे साफ है सारे, रस्ते हैं हर दिशा से, कुंडली है मार के बैठे वो फन उठा के बैठे, जो दूध उसको पिलाए तोते उसके उड़ जाए, ये आम का रस निचोड़े गुठली औरों को दिखाए, आंखों में धूल ये झोंके और सारा झोल मिटाए, वादों के किले बनाकर होते सारे छूमंतर, डमरू की ताल पे नाचे जंगल के सारे बंदर, लाखों है इसमें नैया गहरा भी बहुत समंदर, बेईमानों की टोली में बन बैठे सभी सिकंदर, जोर जोर चिल्लाकर उंगली तुझे बनवाकर अपनी वो नौका बजाए, घर बाकी डूब भी जाए, पर किसको ये समझाए और जिसको ये बतलाए, सुनना कोई ना चाहे फिर कैसे ढूंढे उपाय। मैं झूठा चोर नहीं हूँ, मैं झूठा चोर नहीं हूँ, जंगल में जो है नाचा मैं वो मोर नहीं हूँ, मैं झूठा चोर नहीं हूँ, मैं झूठा चोर नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें सच बोलना चाहिए था, तुमने हलफ उठाया था। आपकी हलफ भी बड़ी मजेदार चीज है साहब, उससे तो मन का रहा सहा डर भी निकल जाता है। तो शट अप। सर 100 या 217 चोर। क्या बात है जज साहब, इतनी रात गए जाग रहे हैं? बस यूं ही। लगता है कोई मेहमान आए हैं। आज की ताजा खबर सुना दूं आपको। एक दवाई कंपनी का घपला सामने आ गया है। वो लोग कफ सिरप में कोई केमिकल भरकर बेच रहे थे। सुनते हैं उनको अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग एक्ट में गिरफ्तार किया गया है और जमानत पर छोड़ भी दिया गया है। कल अखबार में पढ़ लूंगा। ये साले समाज के दुश्मन हैं। इन सबको सालों को फांसी होनी चाहिए, फांसी। मैं क्या कह सकता हूँ? हो सकता है केस आपकी ही अदालत में आए। आएगा तो देखूंगा। अच्छा गुड नाइट। साहब लगता है बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई, वरना आप इतनी देर तक जागते नहीं। अच्छा गुड नाइट। आपके पड़ोसी हैं? हाँ, साथ में पत्रकार भी। यानी अखबार वाले? साहब ये लोग कमाल के लोग होते हैं। कैसे? एक बार ये लोग चले आए जेल में, जेल में? यानी जेल के हालात का पता लगाने। कहने लगे हम कैदियों के हालात के बारे में पूछना चाहते हैं, अखबारों में छापना चाहते हैं। आगे क्या हुआ? अब आप हर बात जानना क्यों चाहते हैं? बस साहब हम सबकी वर्दियां धुई, साहब की चकाचक दाढ़ियां बनी। ओहो क्या सफाई हुई उस दिन, एकदम जेल की काया बदल गई। संडास वगैरह और उस दिन का खाना याद रहेगा साहब। इसके बाद जेलर साहब आए, उन्होंने हम में से एक मुखिया चुना, कहा यही तुम सब लोगों की तरफ से बात करेगा। हमने सोचा हमारे बात का क्या जाता है, करे बात। और साहब उसने बात की। बात उन्हीं तो था ही साला। जेल के इंतजामात का वो नक्शा खींचा कि क्या कहने। लेकिन हर कहीं साला एक विभीषण निकल ही आता है। उसने असलियत टिका दी एक अखबार वाले को, दूसरे दिन वो भी छप गया। फिर तो साहब हफ्ते भर वो कसर निकाली गई। खैर बात को भटकाने में तुम बहुत उस्ताद हो। ये बताओ तुमने 5 लाख रुपए का क्या किया? वो तो बताऊंगा ही, भागा थोड़े ही जा रहा हूँ। पर एक बात आपसे पूछूं पूछो। साहब, ये दवाई वाले बड़ी कंपनी के मालिक होंगे?
अब इन्होंने सिरप में मिलावट करके बेच दिया। हजारों लोग हो सकता है मर गए होंगे। इन पर दफा 302 यानी मर्डर का चार्ज क्यों नहीं लगाया साहब? चार्जेस पुलिस लगाती है, अदालत नहीं। और जब तक कसूर साबित नहीं हो जाता तब तक हर आदमी बेकसूर है। ये दवाई कंपनी के मालिक लोग तो पढ़े लिखे हैं, पैसे वाले हैं, हम जैसे चोर नहीं। ये बेईमानी क्यों करते हैं? क्यों पैसों के लिए जान लेने पर उतारू हैं? मैंने चोरी गरीबी के कारण शुरू की। गरीब अपनी पसंद से गरीब नहीं होता, मगर इनके पास तो पैसा है। ये आलीशान बंगलों में रहते हैं, स्कॉच पीते हैं, रेस खेलते हैं, ना जाने क्या क्या करते हैं। फिर ये लोग पैसों के लिए दूसरों की जान लेने पर क्यों उतारू हैं? ये तो साहब मर्डर है, मर्डर। मैं इन मामलों पर बहस नहीं करना चाहता। हम कानून से बाहर नहीं जा सकते। ड्रग अडल्ट्रेशन, वो क्या कहते हैं? उसमें सजा कितनी है? अब गुनाह साबित हो गया तो कम से कम 3 महीने और ज्यादा से ज्यादा 6 साल। यानी कुल मिलाकर हमारी ही जितनी। कमाल है, हम छुरा रखते हुए भी डरते हैं और ये कत्ल करते हैं, मगर खून का कतरा तक नहीं टपकता। तुमने उन बचे हुए 5 लाख रुपए का क्या किया? आप मेरे सवाल को टाल रहे हैं, लेकिन देखिएगा ये कैसे कैसे वकील लगाते हैं। वकीलों की कौम भी एक ही कौम है, जानती है मर्डर हुआ, पर पता नहीं कानून कहां से ढूंढ कर लाती है कि इतना पैसा लेकर ये लोग करेंगे क्या। मैं इन सवालों पर बात नहीं करना चाहता। मैं भी नहीं करना चाहता साहब, लेकिन दिमाग है तो सवाल तो उठेंगे ही। अब क्या बताऊं, एक मर्डर केस में एक पटेल बाहर निकलकर मिठाई बांटने लगा। जानते हैं उसने अपने साथियों से क्या कहा? अब साला रघु का कांटा और निकालना है। तुम इस मामले में चुप रहोगे या नहीं? लीजिए, चुप हो गया। जब से ये वकील जेल में क्या आ गए, हमारा दिमाग ही खराब कर दिया उन्होंने। लीजिए, 2 बज गए, अब तो लगाइए फोन, वरना अदालत में आपसे पूछा जाएगा चोर कितने बजे आपके घर में घुसा था। तब आप क्या जवाब देंगे? अगर आपने कहा 1 बजे घुसा था, तो वो पूछेंगे 2 बजे तक वो करता क्या रहा। आपके लिए झंझट खड़ी हो जाएगी सर। 100 या 217 435। दोनों नंबर एंगेज है। लाइए, मैं ट्राई करता हूं। क्या मुझ पर भरोसा नहीं? नहीं, वैसी बात नहीं सर, किसी किसी के हाथ में गुण होता है। नहीं, रहने दो। तुमने उन 5 लाख रुपए का क्या किया? अरे अभी तक आपकी बात चल रही है। लगता है बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। वैसे आप 12 बजे के बाद कभी जागते नहीं? कोई खास बात? कोई खास बात तो नहीं, नींद नहीं आ रही थी। सोचा फीचर पूरा ही कर डालूं। आजकल बंबई में एक नया धंधा शुरू हुआ है। कौन सा? यही कि कुछ बिल्डर लोगों का पैसा मार रहे हैं। ब्लैक के पैसे की रसीद तो होती नहीं, बस मुकर जाते हैं। अब रसीद ना हो तो बेचारा गरीब आदमी करे क्या? दमदारी कर नहीं सकता, बिल्डरों ने गुंडे पाल रखे हैं। सो अलग। अच्छा हुआ जज साहब आपने हमने फ्लैट पहले ले लिया, वरना तो हमारे साथ क्या ही होता। और आप जज, क्या क्या किया जा सकता है भाई? देखा तो कार्बन पेपर नहीं आपके पास हो, तो अगर आप सोए होते तो आपको तकलीफ नहीं देता। नहीं, इसमें तकलीफ की क्या बात है? हेलो लीजिए। अभी तो मेहमान से आपकी बातचीत लंबी खींचेगी, तो कब कॉफी भिजवाऊं? जी हाँ, तकलीफ ना हो तो जरूर भिजवा दीजिए। आपकी मेहमान काफी जिंदा दिल नजर आती है। ये आदमी पेपर वाला है साहब। हाँ। ये पेपर वाला लोग बड़ा गड़बड़ होता है साहब। क्यों? अब देखिए ना, आप हमको फोन करके अरेस्ट करवाएंगे। जज के घर में चोरी हुई तो पेपर में आएगा ना? अपना नाम पेपर में जरूर आता है साहब। तुम कहना क्या चाहते हो? इस अखबार वाले ने मुझे आपके यहाँ देख लिया है, मेहमान समझ रहा है। आपने भी इनकार नहीं किया। अगर वो कल अखबार में छाप दे उसने चोर को जज के साथ कॉफी पीते देखा, तो बड़ी दिक्कत पैदा हो जाएगी साहब आपके लिए। नहीं, वो वैसा नहीं करेंगे। अरे इन मीडिया वालों का कोई भरोसा नहीं साहब, जिधर हवा उधर चला। मगर आदमी भला लगता है, पड़ोसी का ख्याल रखने वाला। तो तुम उन 5 लाख रुपए का क्या किया? लगता है जब तक ये फ्लैशबैक खत्म नहीं होगा फोन नहीं लगेगा। हाँ, तो 5 लाख, वो भी बिना चोरी किए। एक चोर की दौलत दूसरे चोर की जेब में। साहब, रुपया मिला तो सबसे पहले मन की पूरी भड़ास निकाली।
एक बड़े से होटल में जाके लंच लिया, बायरा को 500 रुपया टिप दिया, सूट और 500 रुपया टिप, बस सलाम पर सलाम। साहब ये अंग्रेज सूट नाम की चीज अच्छी छोड़ गए हैं, इसे पहन लो, थोड़ी अंग्रेजी बोल लो, बस एकदम जेंटलमैन। रोज 5 स्टार होटल में जाने लगा। आप कभी उधर गए सर? नहीं, नौकरी पेशा आदमी के लिए उधर अपने पैसे से जाना वैसे भी मुश्किल है सर। 5 स्टार होटल में जाने के बाद लगा कि अपने को भी जेंटलमैन बनना चाहिए। सलाम साहब। यानी तुम्हारे दिमाग में भला आदमी बनने की बात आई, यानी मेरा अंदाजा सही निकला। भला आदमी आप किसको कहते हैं सर? कानून में किसका कोई बयान नहीं है, यानी कानून भी उसे बयान करने के लायक नहीं समझता। यानी जो कानून को मानता है वो भला आदमी। ना, मैं भला आदमी उसको मानता हूँ जो सिर्फ अपने काम से काम रखे, वो जो किसी झंझट में पड़ना ही नहीं चाहता, सब कुछ देखते हुए भी बिल्ली की तरह आंख मूंद कर दूध पीता है। अपने अलावा उसे हर दूसरे का काम झंझट नजर आता है। भला आदमी वो है जिसे कभी गुस्सा नहीं आता दफ्तर में काम। सलाम साहब। भला आदमी वो है जो गांधी जी के 3 बंदर की तरह आंख मुंह कान बंद रखे। गुड डे सर। तो तुम भला आदमी नहीं बनना चाहते थे? ना, मैं जेंटलमैन बनना चाहता था। बने कि नहीं? बना क्यों नहीं सर, लेकिन उसी जोश में मारा गया। कैसे? ये पेपर वाले कॉफी लाने में बड़ी देर कर रहे हैं, इतनी देर में खाना बन जाता। तुम कहानी को तोड़ क्यों देते हो? बताओ आगे क्या हुआ? 2-4 दिन मौज मस्ती मारने के बाद सोचा कुछ किया जाए। किस्मत साथ दे रही, 10,000 पकड़ी देकर एक दुकान मिल गई। मौके की जगह थी, सोचा फर्नीचर का धंधा क्यों ना किया जाए। जेल में थोड़ी बहुत बड़ाईगिरी सीखी थी। बम्बई में तो कुछ करना नामुमकिन था, क्योंकि यहाँ काफी फेमस हो चुके थे। पुलिस वाले भी बराबरी से बात करते थे। सोचा किसी दूसरी जगह चला जाए, और मैं मध्य प्रदेश के एक शहर में पहुंचा। यानी एग्जैक्टली कहाँ? और कहाँ? भोपाल। आप भोपाल कभी गए? नहीं। वाह साहब, क्या शहर, क्या जवान लोगों की। आ रहा है? क्या कर रहा है? कहाँ जा रहा है? अरे यहीं आगे लेता। अरे अपनी जुबान तो उधर जाके सुधरी साहब, नहीं तो ये बंबई की जुबान। क्या गुंडा बनेगा रे तू? खाली पीली बम मारता है। बारिश झाले रे, तो चल चल। तो भोपाल में जाकर तुमने क्या किया? लगता है ये पेपर वाला काफी की बात भूल ही गया। तुम्हें रहने के कॉफी की याद क्यों आ रही है? इसी को तो चुलक कहते हैं साहब। एक बार आ गई तो आ गई, बस दिमाग उसी में फंस जाता है। ऐसा क्यों ना करे, मैं ही बना लेता हूँ कॉफी। दूध अभी काफी बचा है। फोन तो आप भोपाली किस्सा सुनने में ना करेंगे नहीं। जाओ बना लो। देखिए कॉफी पीते ही किस्सा कितने फराटेदार ढंग से निकलता है। महानाज कॉफी बना लो। आपकी मेहमान गई? माफ कीजिएगा, दूध फट गया, वरना कॉफी तो बन गई थी। नहीं, रहने दीजिए, आराम। आपके फ्रिज में तो दूध होगा। रहने दीजिए। मैं तो आपकी और आपकी मेहमान के बारे में सोच रहा था। तो अभी आप जागेंगे क्या? जी हाँ, फीचर कुछ अच्छा चल पड़ा है। बड़ी दौड़ धूप करके फैक्ट्स इकट्ठा किए हैं। देखिए छपते ही धमाका होने लगेगा, फिर 2-4 धमकियां आने लगेंगी, उस पर भी आर्टिकल लिख दूंगा। एमपी का टिकट पक्का। पता नहीं लगा जज साहब कब जर्नलिज्म कंटेंट क्रिएशन में बदल गई। लगता है बिल्ली है, मुझे तो बेहद परेशान कर रखा है इस हरामजादी ने। हम परेशानी से आप कहाँ तक बचेंगे? सुना कल आप उस मुकदमे का फैसला सुना रहे हैं? हाँ। तब तो कल मैं आपकी अदालत में जरूर आऊंगा। आपकी अदालत रजत शर्मा चलाते हैं। आप चाहे तो कोर्ट जरूर आ सकते हैं। वेरी फनी। अच्छा आप भी आराम कीजिए। गुड नाइट। गुड नाइट। साहब ये कॉफी पी के देखिए, मजा आ जाएगा। तुम हर बात में इतना नॉन सीरियस क्यों हो? सीरियस होकर भी क्या होता है सर, फिर वही ढाक के 3 बात। जीना तो है ही, रोकर जियो या हंसकर, क्या फर्क पड़ता है। तो भोपाल में जाकर क्या हुआ? हाँ तो भोपाल वाली बात रही गई, तो उधर अपने रसूल भाई मिल गए। ओहो क्या दानेदार आदमी है साहब। जुबान क्या है, बस मिश्री टपकती है, मिश्री। 3 साल के लौंडे को भी आप कहता है।
आवा मियाँ, आपका कच्चा खिसक कर नीचे गिर गया। अपने साथ था इधर बंबई में मोहम्मद अली रोड पर फुटपाती दोस्त रसूल भाई ने पूछा, धंधा करेगा? नेकी और पूछ पूछ। तो किस बात का धंधा किया तुमने? हम धंधा करेंगे फर्नीचर का, और अपनी दुकान का नाम रखेंगे आसियाना फर्नीचर्स एंड डेकोर्स। सब कागज अंग्रेजी में छपा रहे हूँ, इधर अंग्रेजी का बड़ा भक्का है मियाँ। आगे क्या हुआ? रसूल भाई की मीठी जुबान, उनके कनेक्शन। मियाँ आपका कोफिन तैयार है, मतलब आपके लिए कोफिन तैयार है। मेरा मतलब है आपने जो कोफिन का ऑर्डर दिया था वो तैयार हो गया। स्पेशल लक्कड़ का बनवाया है, स्पेशल लक्कड़ का। अगर आप इसमें लेट जाएं और भूकंप आ जाए या छत ढह जाए या कोई बुलडोजर चढ़ा दे तो भी तुमको कुछ नहीं होगा। वैसे तो मर के जाते हैं इसके अंदर, लेकिन तुम जाओगे तो अमर हो जाओगे। बस धंधा चल निकला, ग्राहक आने लगे। और एक बात साहब, अपन ने अपनी जेंटलमैनी कभी नहीं छोड़ी। जब देखो तब सूट में रहो तो थिएटर एक्टर भी फिल्म स्टार लगने लगता है। धीरे धीरे बड़े लोगों में मेल जोल होने लगा। पैसा पास में हो तो लोग पुरानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब भूल जाते। तो तुमने वो धंधा छोड़ क्यों दिया? अब आप स्टोरी का डी एंड सुनने के लिए उतावले हो गए हैं। नहीं, वैसी बात नहीं है। बिना रोमांस के कभी कोई स्टोरी बनी है क्या साहब? पैसा आ गया एकदम, अब वो कैसे? रसूल भाई का कनेक्शन, नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ दे, लेकिन स्पार्क नहीं। उसने वहां के आदिम जाति कल्याण वालों को भिड़ाया। आदिम जाति तो आप समझते हैं ना? हाँ, ट्राइबल वेलफेयर। वेरी गुड। उनके हॉस्टल चलते हैं ना सर, बस उसके लिए एकदम 5000 टेबल। रसूल भाई ने जाने क्या कनेक्शन फिट किया, ऑर्डर हमको मिल गया। फिर फर्नीचर बने नहीं बने, लेकिन सब कर करा के हमको 10 लाख का फायदा हुआ। जब इधर चोर हो उधर भी चोर हो तो बस फायदा ही फायदा। एक कॉन्ट्रैक्ट के दौरान एक अफसर के यहाँ आना जाना शुरू हुआ और यहीं से शुरू हुआ रोमांस उसकी लड़की के साथ। उसका नाम था रागिनी। रागिनी। उस रागिनी के आते ही इसके जीवन का सुर बदल गया। हमेशा सोचता ऐसा करूंगा क्या कहेगी, वैसा करूंगा क्या सोचेगी, वगैरह वगैरह। ये लोग साथ घूमे फिरे, साथ में होटल गए, झमाझम पिक्चरें देखी, बगावत। ऐसा लगता था जैसे जिंदगी में किसी ने गुलाब जल छिड़क दिया। यारों कुछ तो हाल सुनाओ उनकी कयामत बाहों का। यारों कुछ तो हाल सुनाओ उनकी कयामत बाहों का। वो जो सिमटते होंगे उसमें मियाँ वो तो मर जाते होंगे। ये अल्फाज मेरे नहीं, एक शायर के हैं पुच्चू, और भोपाल तो बस शायरों का शहर पुच्चू। हाँ पुच्चू। लगी ऐसी कि हुआ मालामाल। सूट बूट पहना है भाभी इसकी देखो, रईसी का गुड़ ये सिखाए कैसे देखो। साहब को सलाम तो करो साहब को सलाम। बैठा था खोल के वो बड़ा कारोबार, थान के जो आया था कांटों की दीवार। चुभेंगे वो पैरों में बन के दुश्वार, नौटंकी का अंत होगा करो इंतजार। साहब को सलाम तो करो साहब को सलाम। दस्तक दी हूर ने तो होश हुए गुल, आशिकी के जाम को लगा के हुआ गुल। उड़ता हवाओं में जमीन से क्या नाता है, गिरने का जोखिम कहाँ वो भाग पाता है। साहब को सलाम तो करो साहब को सलाम। शान से वो रहने लगा करके गोलमाल, अनजान उस तूफान से जो लाएगा भूचाल। चमकता है सितारा फिर टूटता भी वही है, भागता जो बीते कल से गिरता भी वही। साहब को सलाम तो करो साहब को सलाम। साहब की नवाबी चरम पर तो छाई थी, बाढ़ में उसकी छुपी काली परछाई। ख्वाबों के महल में कोई कब तक रह पाता, नींद से वो जाग कर धर से गिर जाता, धर से गिर जाता।
लेकिन तुमने उससे शादी क्यों नहीं की? आप भी आखिर में हीरो हीरोइन को मिलाना ही पसंद करते हैं, पर जिंदगी फिल्म तो नहीं साहब। हमारी शादी करीब तय हो गई, तैयारियां शुरू हो गई, जिंदगी कैसी भरी भरी लगने लगी। पर इस बीच एक हादसा हुआ। भोपाल में चोरियां होने लगी, बड़े बड़े अफसरों व्यापारियों की यहाँ की तिजोरियां खुलने लगी। ये साले अखबार वाले चीखने लगे, किसी ने उड़ा दिया कि बंबई की गैंग है। तब क्या बंबई की पुलिस आ गई और तुम पकड़े गए? मैंने चोरी की हो तब ना, पर मैं फंस गया साहब। इतनी सुबह के अलार्म साहब? आप भी सुबह उठते हैं? कल सुबह की गाड़ी से मेरी बेटी और उनके बच्चे आ रहे हैं। आपकी बेटी? हाँ, टाटा नगर में रहती है, उसका पति वहाँ इंजीनियर है। बाल बच्चे भी? हाँ, 2 छोटे छोटे। चलिए, ये अच्छा हुआ, आपका सुनापन कुछ दिनों के लिए दूर हो जाएगा। हाँ, पूरे 3 साल बाद आ रही है। अब तो बच्चे भी कुछ बड़े हो गए होंगे, बड़े नटखट हैं, पूरा घर सर पर उठा लेते हैं, चोर सिपाही का खेल खेलते हैं, खुद बन जाते हैं सिपाही और मैं बन जाता हूँ चोर। गाड़ी कितने बजे की है? 7:30 बजे की। तो कोई बात नहीं, तब तक फोन लग ही जाएगा। तुम्हारी बात तो रह ही गई। अब रहने दीजिए, इस अलार्म के बाद तो आपका ख्याल सिर्फ बेटी की ओर ही जा रहा होगा, जाना भी चाहिए। नहीं, बेटी आ रही है तो आ ही जाएगी, लेकिन तुमसे बातें करने का मौका कब मिलेगा? अदालत से बाहर पहली बार किसी चोर से बात करने का मौका मिला, आगे शायद ना मिले। तो गैंग बंबई की ही थी, अपने ही पुराने साथी संगी। उन्होंने किसी तरह मेरा पता लगा लिया। उन्होंने कहा, आओ, अपना साथ देने को मांगता है, वरना तेरे को मामू के सामने नंगा कर देगा कि तू। तुझे लगना बिगना सब। वो क्या चाहते थे? मैंने बहुत मेहनतें की सर, हाथ पांव जोड़े, कहा मैं जेंटलमैन की जिंदगी जी रहा हूँ, मुझे जीने दो। वो क्या चाहते थे? अपन को एक नया टेप का सेट खोलने को मांगता है, एकदम नवा डिजाइन। ताला फकत तू ही खोल सकता है। तुम सेफ खोल सकते हो? उसी में तो मैं कलाकार हूँ सर, देखेंगे? अब मेरे यहाँ तो कोई सेफ है नहीं। वैसे आपको उसकी जरूरत भी कहाँ? ऐसा करते हैं, आपकी इस अलमारी से काम चलाते हैं, आकर देखिए लॉक ठीक से बंद हुआ है या नहीं। उसमें देखना क्या है? देख भी लीजिए। हाँ, ठीक है। अब देखिए कलाकारी। वाकई कमाल है। Are we the answer? हाँ? ताले तो सिर्फ शरीफों के लिए होते हैं सर। अरे आपकी मेहमान अभी तक है। जोर से अलमारी खुलने बंद होने की आवाज आई तो मैं चौंका। अब कोई सोए चोर तो नहीं घुसा है आपके यहाँ? अब सोए नहीं? भला जज के यहाँ घुसने की हिम्मत होगी चोर की? नींद नहीं आ रही थी, सोचा फीचर पूरा ही कर डालूं। हो गया? लगता है बात बन गई, जरूर धमाका होगा। बस बस और धमाके मत कीजिए, सांस नहीं ली जाती। आपकी मेहमान बड़ी मजाकिया है। कोशिश कीजिए, शायद नींद आ जाए। अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट। साहब, ये आदमी बार बार क्यों आता है? इसे नींद न आने की बीमारी है। इसको लगता है इसका हर आर्टिकल वायरल हो जाएगा। लेकिन बात कुछ उलझती जा रही है सर। ये आदमी मुझे आपका मेहमान समझ रहा है, कल अखबार में छाप देगा तो? बस आप फोन कीजिए। हाँ, कर ही देना चाहिए। तो कीजिए ना। फोन तो डेड है। क्या? हाँ, डेड है, तुम खुद देख लो। हाँ, ये तो डेड है। अब क्या होगा? उस अखबार वाले के ऐसे कर दें? नहीं, वो समझेगा चोर भी आपके यहाँ मेहमानदारी करते हैं। इस फोन ने तो मेरा पूरा प्लान ही अपसेट कर दिया साहब। तुम बेफिक्र रहो, रिपोर्ट तो मैं जरूर करूंगा, ये मेरी ड्यूटी है। तो ठीक है सर, बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? पूछो, जब तक फोन ठीक नहीं होता कर भी क्या सकते हैं। गुनाह और पाप में क्या फर्क है? कानून तोड़ना गुनाह है। और पाप? कानून की भाषा में ये शब्द नहीं आता। तब कहाँ आता है सर?
पाप और पुण्य मनुष्य के अपने धर्म की भाषा है, यानी जो खुदा का कानून तोड़ता है वो पापी है। तो ठीक है, मैं गुनहगार सही, पापी नहीं हूँ, परमात्मा ने मुझे बाल बाल बचा लिया। आखिर बात क्या हुई? रहने दीजिए, पहले वो गोपाल वाली बात। नहीं, पहले इससे कहो। इसे कहने से क्या फायदा? सुनिए गोपाल वाली। बाबा मियाँ सुन लीजिए, आप भी हद करते हैं। मेरे सामने सवाल था, अगर दोस्तों का साथ न दूं तो मेरी रिपोर्ट पुलिस में करा देंगे, अगर साथ दूं तो फिर वही पुरानी जिंदगी। आखिर मैंने सोचा एक गुनाह और सही, शायद आखिरी गुनाह। सेफ खोला, आप विश्वास नहीं करेंगे, नोटों से, सोने के बिस्कुटों से सेफ भरा पड़ा था। घर किसका था? एक सोशल एक्टिविस्ट का। उस समय लगा कि जनता की सेवा करने से अच्छा तो कोई दूसरा पाक धंधा है ही नहीं। इसके बाद तुम पकड़े गए? हाँ, बम्बई की पुलिस को एक मिनट भी ये समझने में नहीं लगा कि ये कलाकारी किसकी हो सकती है। अदालत में मैं चीखता रहा, हम लोगों ने कई लाख की चोरी की है, पर पता नहीं वो पैसा कहाँ गायब हो गया। रागिनी का क्या हुआ? मैं क्या जानूं, पर उन दिनों की याद बाकी जिंदगी जी लेने के लिए काफी है सर। अच्छा हुआ शादी नहीं हुई, वरना कल को आप जो फैसला सुनाने जा रहे हैं उसमें क्या हुआ, गुनाह या पाप? कल को फैसला अदालत में सुनाना होगा, उसके बारे में कुछ भी बताना कानून के खिलाफ है। और तुम बार बार उस फैसले के बारे में क्यों पूछते हो? हाँ, उससे तुम्हारा क्या ताल्लुक? फैसला मैं लिख चुका हूं, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, वो बिल्कुल कानून के अनुसार है। और अगर मेरी बात सुनकर गुनाह और पाप के बारे में फिर से सोचना जरूरी हो जाए तो? मतलब? मैं उस मामले में बहुत कुछ जानता हूँ। क्या जानते हो? यही कि जिस आदमी ने कबूली गवाह दिया है वो खरीदा गया है। तुम मेरे दिमाग में शक पैदा करना चाहते हो? तो रहने दीजिए, कल फैसला सुना दीजिए आप। शाम को मैं हवालात में रहूंगा ही, वहां आकर पूरी बात आप मुझसे सुन लीजिए। दोनों बातें हो जाएंगी, आपका उसूल भी बना रहेगा और आपको सच्चाई भी मालूम हो जाएगी। मेरे लिए वही सच्चाई है जो अदालत में कही जाती है। मुझे उस सच्चाई से कोई लेना देना नहीं जिसका संबंध अदालत से बाहर हो। तो कोई बात नहीं, तब तो सारी बात ही खत्म हुई। देखिए, फोन लगाइए, शायद अब तक ठीक हो गया हो। फोन डेड है। तो पड़ोस से लगाइए। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? मैं आपका फैसला अदालत में आने से पहले अंदर पहुंच जाना चाहता हूं। बाहर पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। चाहे और बात सच हो या ना हो, यह जरूर सच है कि तुम मेरे घर में गैर कानूनी ढंग से घुसे थे। हाँ, यह भी सच है कि तुमने चोरी नहीं की, लेकिन मैं तुम्हारी रिपोर्ट तो जरूर करूंगा। इंसान के रूप में यह मेरा कर्तव्य है। यानी आप जज के साथ ही साथ एक इंसान के रूप में भी सोचते हैं? लेकिन मैं दोनों को अलग रखता हूँ। क्या दोनों को अलग रखना इतना आसान है सर? चोर होकर तुम इतने बुनियादी सवाल कैसे उठा सकते हो? और आप जज होकर भी इन बुनियादी सवालों की ओर क्यों नहीं जाना चाहते जज साहब? आपके लिए मेरे मन में गहरी इज्जत हो चली है। आखिर आप कहीं तो पक्के हैं, लेकिन हम लोग क्या करें? मैं समझा नहीं। हमारे सामने दोनों सच्चाइयां आती हैं, बाहरी दुनिया की और अदालत की भी। अब बताइए, आपने हर तरह की कहानियां सुनी, आपने बार बार ये पूछा मैंने उन 5 लाख रुपयों का क्या किया, कैसे खर्च किए, क्योंकि इस कहानी में एक सस्पेंस है। चोर के पास 5 लाख रुपए है, लेकिन आपने ये नहीं पूछा कि मैं चोर कैसे बना। आपको असल में यहां से शुरू करना था, तब आपको अपने आप समझ में आ जाता गुनाह और पाप में क्या फर्क है। सारी जिंदगी एक ही लड़ाई तो लड़ता रहा मैं, अपने हाथ से गुनाह भले हो जाए मगर पाप ना हो। लेकिन इसके आगे क्या बोलना चाहते हो? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, पर एक शर्त है। इत्मीनान रखिए, वो सवाल आपके फैसले से जुड़ा नहीं होगा। आपकी दिक्कत मैं समझता हूं, पर सवाल होगा जरूर, और उसका जवाब मैं आपसे एक साधारण इंसान के रूप में चाहूंगा। विश्वास रखिए, बात कहीं नहीं जाएगी। वैसे मैं कोई शर्त मानने के लिए मजबूर नहीं हूं, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा। मेरे लिए इतना ही काफी होगा। तुम पढ़े लिखे हो क्या? ये सवाल है या कैसे? आप भी सोचते होंगे पढ़े लिखे लोग भला चोरी कैसे कर सकते हैं। आपने हमेशा ये फतवा सुना होगा, इतने पढ़े लिखे हो फिर भी चोरी करते शर्म नहीं आई। आपने भी जरूर ये बात कही होगी, एक आध बार कही है ना? हाँ, कही है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, पर पढ़ना लिखना जरूर जानता हूं। अंग्रेजी भी ठाट से बोल लेता हूं। जेल में गुरुजी की कृपा, इन स्कूलों से बाहर बहुत से स्कूल है, वो खुद अपने आप पहुंच जाते हैं, जाना नहीं पड़ता। और फिर पढ़ा लिखा आदमी चोर थोड़ी ना होता है, वो चीट होता है, चीट।
और हम लोग चीटिंग को, चोरी से ज्यादा घटिया किस्म का गुनाह मानते हैं। एक बात बताइए, आपको कौन ज्यादा खतरनाक लगता है, चोर या चीट? जानता हूं आप जवाब नहीं देंगे, पर मुझे चीट यानी फ्रॉड करने वालों से सख्त नफरत है। क्यों? अक्सर आपने देखा होगा कि ये लोग गरीब जनता के पैसे पर फ्रॉड करते हैं। चोर भी तो जनता के ही पैसे चुराते हैं। गरीब आदमी के पास पैसा ही कहां होता है चुराने के लिए, पर चोर जनता को धोखा नहीं देता सर। और फिर एक आदमी दूसरे आदमी के साथ गुनाह करे और दूसरा आदमी पूरे समाज के साथ गुनाह करे। बताइए ना, बड़ा गुनहगार कौन है? वैसे तुम बातों को भटकाने में बहुत चालाक हो। मैं तुमसे पहली चोरी के बारे में पूछ रहा था। आपने कभी सिनेमा का टिकट ब्लैक में खरीदा है? ऐसी वाहियात बात करते समय तुम्हें शर्म नहीं आती? माफ कीजिए, आप कैसे खरीदेंगे? फिर आप तो फिल्में भी नहीं देखते। लेकिन एक बार तमाशा जरूर देखना चाहिए आपको। देखने में क्या बुराई है? अफसोस तो इसी बात का है कि आप लोग अपनी निगाह से कुछ देखते नहीं। मैं तुमसे पहली चोरी के बारे में वही बता रहा हूं। उन दिनों में सिनेमा का टिकट ब्लैक करने वाली गैंग में था। उससे पहले सट्टे का नंबर लिखने का काम करता था। उससे पहले झक मारता था। और नहीं तो क्या? अब ये बताओ कि मेरी माँ किसी के साथ भाग गई, ये बताऊं कि हम लोग एक झोपड़पट्टी में रहते हैं, ये बताओ कि खाने के लालच पड़ गए। ये सब घिसी पीटी बातें बता तो सफेद पोस्ट लोग सोचते हैं साला नमक मिर्च मिलाकर बता रहा है। इस साले टेलीफोन ने नाश मार दिया, वरना अभी तक मैं उधर सोया होता, आप इधर। मेरे और आपके सामने एक ही सवाल है, वक्त कैसे काटा जाए? तो क्या गरीबी के किस्से सुना सुना कर आपको बोर करूं? तुम इतना एक्साइटेड क्यों हो जाते हो? शांत होकर भी तो आपको शांत रहने की आदत पड़ गई है सर। अशांति हुई, आपने पटका हथौड़ा, ऑर्डर ऑर्डर। लेकिन आप नहीं समझेंगे, लिहाज लिहाज में मेरी क्या हालत हो रही है। 2 घंटे से सिगरेट नहीं पी। अच्छा समझा, सिगरेट पी सकते हो। आपको बुरा तो नहीं लगेगा? अरे क्यों लगेगा, मैं भी तो पहले पीता था। ब्लड प्रेशर के कारण। खतरनाक बीमारी है सर, हमारे बड़े सेठ को भी थी। बड़ा से वो सट्टे वाला बड़ा सेठ मालाबार हिल पे रहता है, एयर कंडीशन बंगले में। दादा लोग उसके नौकर और हम लोग दादा के नौकर। नौकरी साहब सिर्फ सरकार में ही थोड़ी ना होती है, सुप्रीम वो- मिडिल लोग। ब्लैक की टिकट। गाड़ी को आप पटरी पे लाना बहुत अच्छा जानते हैं। तो मैं उस गैंग में था। बड़ी बड़ी फिल्मों के टिकट पहले से ही हम लोगों को मिल जाते थे। फिर 100 के 200, 300 के 600, बस ये चलता था। सप्लाई और डिमांड का खेल। मैंने अपने इन हाथों से 300 रुपए का टिकट 1200 रुपए में बेचा है। रात को हमारा दादा हिसाब करता था, फिर खुद कहीं हिसाब देने चला जाता था। सब कुछ प्रेम भाव से चल रहा था। दादा ने हमारी फुटपाथ की जगह भी तय करा दी थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये चोरी कहाँ हुई? वैसे तो हुई, लेकिन तुम पकड़े कहाँ गए? गुनाह साबित होने से पहले हर आदमी बेकसूर है, आप ही ने कहा। तो चोर चोर तब है जब वो पकड़ा जाए, और एक दिन मैं भी पकड़ा गया। बारी बारी सबको जाना पड़ता है। इस बार तू और वाल्या जाएंगे। ए भाऊ, उनको भी अपना रिकॉर्ड ठीक रखना पड़ता है। यानी सब कुछ प्लानिंग के जी मुताबिक। हाँ, प्लानिंग से आप कहां बच सकते हैं। बाल्या बिल्कुल परेशान नहीं था, लेकिन मैं जेल के ख्याल से ही कांप गया था। एक ऐसा दाग जो बाद में कभी धुलने वाला नहीं था, एक तख्ती जो हमेशा गले में लटकती रहती है। जब तुम्हें पहले से पता था तो भाग क्यों नहीं गए? भाग कर जाता कहां, और जाकर करता क्या? मजदूरी कर लेते, लोगों का सामान उठा लेते। जो ईमानदार रहना चाहता है उसे कोई बेईमान नहीं बना सकता। यही बात मैंने बाल्या से कही थी। देख, ये भी एक नौकरी है, और महीना 15 दिनों के लिए हो आना भी उस नौकरी का हिस्सा है। घबरा मत, तेरे नाम पर 100 रुपया रोज जमा होता रहेगा। लौट के आएंगे तो फिर ये करेंगे, वो करेंगे, वगैरह वगैरह। ये करेंगे वो करेंगे वगैरह, ये क्या है? वो बताने लायक नहीं है सर। ऐसी बातों से शरीफों की घर की बात धरती हो जाती है। नहीं, मैं शेर का जीना एक दिन का, वगैरह वगैरह। शोभा रानी का भाव नहीं रहने दीजिए, गंदी बात है। मैं सुन रहा हूँ। शोभा रानी का भाव था 100 रुपए, 5 स्टार। मैं एक दिन उसके साथ बिताना चाहता था। खैर, आगे आप समझ ही गए होंगे। बाकी स्टोरी सीधी है। जेल में तो फिर कलाकारों से मुलाकात हो ही जाती है, मेरी भी हुई। चलता है, अब फोन ट्राई कीजिए, क्या पता जिंदा हो गया हो। तब से मैं किससे सुना रहा हूं, आप तो बस
मैं कोई हाथी बताइए जो किससे सुनाता रहूं। तो क्या मैं किससे सुना? अर्ज क्या है? सुनाता हूँ, लेकिन मेरा अपना कोई किस्सा नहीं है, जो है सब दूसरों के है। खैर, फोन ट्राई करते हैं। तब तक मैं आपका किचन ठीक कर लूं। आपकी बेटी आ रही है, जूठे बर्तन प्यालियां देखेंगी तो तरह तरह के सवाल करेंगी। नहीं, आपकी पोजीशन मैं गड़बड़ करना नहीं चाहता। आप फोन ट्राई कीजिए। अरे कमाल कर दिया आपने, अभी तक आप जाग रहे हैं। नींद नहीं आ रही है, सुबह की गाड़ी से बेटी और उनके बच्चा। तब तो आप भी एक आध हफ्ते की छुट्टी ले लीजिए, बेटी नातियों के साथ थोड़ा वक्त गुजारिए, काम तो लगा ही रहता है। हाँ, सोचूंगा। आपकी मेहमान गई? जरा इधर आइए, उधर देखिए, वो आदमी उधर नहीं, उधर। हाँ, करीब 2 घंटे से खड़ा है, इधर उधर टहलता है, लगातार सिगरेट पीता है, फिर हमारे फ्लैटों की ओर देखने लगता है। समझ में नहीं आता उसकी निगाह आपके फ्लैट पर है या मेरे फ्लैट पर। भला आपके फ्लैट पर क्यों होने लगी? आप तो जज ठहरे। लेकिन आपके फ्लैट पर भी क्यों होने लगी? क्योंकि मैं पत्रकार ठहरा। हमसे तो नफरत करते ही ये लोग। मुझे भी जरा सस्पिशन होता है, उसकी हरकतें ठीक नहीं। मैं कब से सोच रहा था कि आपसे पूछूं, लेकिन सोचा आपसे पूछूंगा तो सही रहेगा। देखिए, देखिए वो तो पक गया। शायद उसे अंदाजा हो गया है कि हम उसे देख रहे हैं। थोड़ी देर और वॉच कीजिए, फिर कर दीजिए फोन पुलिस को। आप भी जरा सावधान रहिए। गुड नाइट। उधर क्या देख रहे हैं साहब? आपने फोन किया या नहीं? बताइए, आपने फोन किया या नहीं? अच्छा, वो आदमी पीछा कर रहा है मेरा। तुम्हारा? इसमें इतना चौंकने की क्या बात है? लेकिन इस बार मैंने तय किया है कि चाहे जो हो जाए, इन सालों का तो भंडा फोड़ करना ही है। सालों ने उस भले आदमी की जान ले ली, मैं बाहर रह गया तो मेरी भी ले लेंगे। ये क्या बक रहे हो तुम? भंडा फोड़ भले आदमी की जान, कुछ समझ में नहीं आता। और आपकी समझ में आएगा भी नहीं। ये सफेद पोश गुनहगार, हम चोर उचक्के इनके सामने क्या हैं? हम में से ज्यादा लोग गरीब ना होते तो शायद गुनाह ना भी करते, पर ये लाखों रुपए घर में सड़ते रहने के बाद भी क्यों गुनाह करते हैं? क्यों? फिर भी इनकी सजा वही जो हम चोर चक्कों की। लेकिन ये कौन है जो तुम्हारे पीछे पड़े हैं? आप जानकर क्या करेंगे? ट्रक एक्सीडेंट में एक आदमी मैं मार दूं तो ज्यादा से ज्यादा कितनी सजा देंगे आप? स्टॉप इट। जी हाँ, ट्रक एक्सीडेंट में एक आदमी की मौत, एक पत्रकार की मौत, ड्राइवर की गलती, ड्राइवर द्वारा अपनी गलती कबूल करना, ड्राइवर की फैमिली के लिए 10,000 रुपए महीने का इंतजाम, सब चलता है। I say stop it! चोर होते हुए भी मुझे घिन हो गई है इन लोगों से। पैसों के लिए कुछ भी बेच देंगे, पैसों से हर कुछ खरीद लेंगे। पर साहब, एक आध तो ऐसा निकल ही जाता है जो जान दे देता है, पर इनसे दबता नहीं। जाने क्या बक रहे हो तुम? एक चौल में आग लगी, ठीक 3 बजे रात को यकायक। 60 साल पुरानी चौल, 3 मंजिला, सैकड़ों परिवार, शहर में बिल्कुल मौके की जगह। 25 लोग मर जाते हैं आग में जलकर। देखिए कभी आपने ऐसी आग? लोग बाहर आना चाहते हैं पर आ नहीं सकते, लपटें निकल रही हैं उनको। कहाँ की आग, कहाँ का क्या? देखते देखते 60 साल पुराना मलबा जलकर राख हो जाता है। 60 साल से रहने वालों का, गरीबों का सब कुछ जलकर राख हो जाता है। लोग कुछ ही घंटों में बेघर हो जाते हैं सब। और अब एक एक्सीडेंट, कारण का पता लगाया जा रहा है। फला फला। तुम कुछ ठीक से बताओगे या नहीं? लेकिन महीनों पहले से नक्शे बन रहे हैं कि वहां 20 मंजिला इमारत कैसी बनेगी, हर स्क्वायर फुट किस भाव से मिलेगा। जिस चौल से 50,000 की आमदनी नहीं होती थी, उससे हर महीने करोड़ों की आमदनी कैसे होगी, सब कुछ पहले से तय है। फिर भी एक दुर्घटना होती है, लोगों की सारी जिंदगी की कमाई लुटती है। लुट जाए, लोग बेघर बार होते हैं, हो जाए। बेवकूफ है लोग। अभी भी उन बस्तियों में कोर्ट की तरह क्यों बने हैं जो भले आदमियों की बस्ती है? 14,000 रुपए स्क्वायर फुट वाले इलाके में 10,000 रुपया महीना भाड़ा देकर रहने की जरूरत कैसे हो जाती है इन नालायकों की? फिर वही, तुम होश में हो या नहीं? ठीक से बताओ क्या हुआ, बताओ। एक बहुत ही आलीशान फ्लैट में बातचीत चल रही है, 2 लोगों के बीच रॉयल सैल्यूट के साथ। न किसी के चेहरे पर शिकन है, न तकलीफ, कितना इत्मीनान है। एक कह रहा है,
देखो 4-6 महीने रुक जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंस्ट्रक्शन तो शुरू करना ही है, लेकिन जल्दी शुरू करोगे तो खुसर पुसर होगी। सब ठीक हो गया, लेकिन फिर भी एक डर है। एक पत्रकार ने पता नहीं कैसे आग के असली कारण का पता लगा लिया है। पूरी जानकारी और सबूत भी इकट्ठा कर लिए। 1-2 दिन में अखबार में सारी खबर आ जाएगी। अब क्या होगा? कैसा पत्रकार, कैसा कारण, कैसी जानकारी? लगता है तुम ठीक से बताओ। वही बता रहा हूँ। बदकिस्मती से एक चोर उस घर में घुस गया है। छिपकर वो बातचीत सुन रहा है। बातचीत आगे बढ़ती है। रॉयल सैल्यूट का एक बड़ा सा घूंट पीता हुआ वो बड़ा आदमी कहता है, ऐसी बात है, इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत? ये अखबार वाले साले टुकड़ों पर पलने वाले होते हैं। ले जाकर 25 लाख दे देना, सब जोश धरा का धरा रह जाएगा। अगर ना माने तो देखना कल दोपहर को वो दफ्तर न पहुंच पाए। बहादुर सिंह किस दिन काम आएगा? वो तो छत पर भी ट्रक चढ़ा सकता है। एक्सीडेंट तो हो ही सकते हैं। एक्सीडेंट की सजा होती है ज्यादा से ज्यादा 10 साल। शराब पीकर ट्रक चलाना। क्या क्या तुम थे वहां? बताओ, क्या तुम थे वहां? मैं था। मैं सुन रहा था सारी बातें। मेरी खबर थी कि उस घर में ढेर सारा काला पैसा है। काला पैसा चुराने में मुझे बहुत आनंद आने लगा था, लेकिन बातचीत सुनने के बाद लगा ये लोग तो बहुत ही खतरनाक लोग हैं। उस गरीब पत्रकार की जान लेने पर तुले हैं। मेरे मन में उस पत्रकार के लिए इज्जत हो आई सर। एक आदमी तो था जो परेशान था। मुझे लगा इस आदमी को जिंदा रहना चाहिए, ना हम क्यों जान देने पर तुला है। मैं चोर सही हूँ, चक्का सही, पर पता नहीं मन करता था कि वो आदमी जिंदा रहे। इसके बाद तुमने क्या किया? मैं उसी समय उनके घर गया। एक कमरे का छोटा सा घर, उसकी औरत और बच्चे सो रहे थे। वो अकेला बैठा टाइप कर रहा था। मैंने उसे पूरी बात कही तो वो हंसने लगा। जानते उसने क्या कहा? ऐसी गीदड़ भपकियों से डरूंगा तो काम कैसे करूंगा? मौत आनी होगी तो आएगी। मैंने बहुत समझाया है सर, पर माने तब ना। बस हंसता रहा, बेवकूफ कहीं का। क्या क्या वो लोग पहुंचे वहां पर? मैं कुछ कह नहीं सकता, पर एक गाड़ी बिल्डिंग के नीचे आकर रुकी। उसमें वही छोटा आदमी बैठा था। उसने मुझे देख लिया, पर मेरा क्या बिगाड़ लेता। आगे क्या हुआ? मैं रात भर सो नहीं सका। सोचा पुलिस स्टेशन जाऊं, दरोगा साहब से पूरी बात कह दूं, पर चोर की बात पर कौन यकीन करता। हम सच बोले तो भी गुनाह है। एक बार मिट्टी खराब हो गई तो सब बिगड़ जाता है। मैं रात भर इसी इलाके में रहा। मैं जानता था वो सवेरे 9 बजे के आसपास घर से निकलेगा। अगर मैं उसके आसपास रहूं तो उसे बचा लूंगा। घर से निकलते ही मैंने उससे कहा, कम से कम आज टैक्सी में जाओ। तुम जाओ, अपना काम करो। मैंने उसे बहुत समझाया सर, पर माने तब ना, बस हंसता रहा बेवकूफ कहीं का। क्या तुमने उसका साथ छोड़ दिया? कैसे छोड़ देता? मैं उससे थोड़ी दूर पर चलने लगा, फुटपाथ पर। मुझे लगा कि बच जाएगा। एक बार स्टेशन पहुंच जाए फिर इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जाने कहां से राक्षस की तरह एक ट्रक सड़क से आया और इसे लेता हुआ सीधा एक गति कैलर में घुस गया। शीशे तोड़ता हुआ अंदर बैठे दाढ़ी बनवा रहे 4 लोग भी कुचले गए। एक एक्सीडेंट पहले से तय किया गया। मुझे बस इसी बात का अफसोस है कि मैं उसे बचा नहीं सका। लेकिन फिर भी ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? हाँ, अब तो कोई सबूत नहीं रहा। लोग न देखें बात अलग है, जानबूझकर इस्तेमाल न करें दूसरी बात है, पर सबूत हमेशा रह जाता है। उन्होंने मुझे एक्सीडेंट की जगह फिर देखा था। देखने से क्या होता है? लीजिए, आपका टेलीफोन ठीक हो गया। लेकिन इस समय आपको कौन फोन कर सकता है? रॉन्ग नंबर होगा। जरा देखिए ना। हेलो हेलो हेलो, कब गया? अब लगाइए फोन 100 या 217 435। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग कौन है जो तुम्हारे पीछे पड़े हैं। आप फोन लगाइए। नहीं, पहले बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। जानकर क्या करेंगे? मैं चाहे जो करूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। फोन लगाइए पहले। नहीं, पहले तुम बताओ। आप फोन नहीं लगाएंगे तो मैं नहीं बताऊंगा। तुम्हें पहले बताने में क्या दिक्कत है? मैं नहीं चाहता कि फोन फिर से डेड हो जाए। आप फोन लगाइए।
हेलो हेलो, हाँ मैं जयपाल सिंह बोल रहा हूँ। हाँ जज, मेरे घर में चोर घुस आया है। मैंने उसे किचन में नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप आइए तो मैं सब कुछ बताऊंगा। अच्छा, within 10 minutes, at the most 15 minutes. ओके। आखिर आपको किचन वाली बात कहनी पड़ी। कोई बात नहीं, मैं अदालत में सर हिला दूंगा। अब कौन हो गया? अब बताओ तुम्हारे पास सबूत क्या है? ये है वो सबूत। एक्सीडेंट के समय ये बैग उसके हाथ से उछलकर टूट जा पड़ी। मैं इसे उठाकर भागा, उन्होंने मुझे देख लिया। पिछले 3 महीनों से इसे लिए छिपता रहा हूं। धीरे धीरे उनका घेरा बढ़ता जा रहा था। एकाएक जेल के वकील साहब की सलाह याद आई, इसीलिए तो आपके घर आए। अब पुलिस आएगी, ये बैग आपके सामने बरामद होगा। इसमें चोरी की घड़ी बरामद होगी। पुलिस ये आर्टिकल पढ़ेगी जरूर। परमात्मा ने चाहा तो सच्चाई जरूर बाहर आ जाएगी। इसमें काफी मसाला है। थैंक यू सर। तुम कोई सवाल पूछने वाले थे? अब उसके यहाँ पूछने की जरूरत नहीं। अदालत में जब आप दबाव बनकर आएंगे तब जरूरत पड़ी तो पूछूंगा, पर शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। किचन का दरवाजा बंद करना मत भूलिए। पुलिस के आने के बाद दरवाजा खुलते ही मैं भागने की कोशिश जरूर करूंगा। वो मुझे धर दबोचे। आखिर चोर पकड़ने का सुख तो उन्हें भी मिलना ही चाहिए। सर, आपने फोन किया था? कहाँ है वो चोर?